हेलो बच्चों, आज हम लोग एंजाइम के बारे में अध्ययन करेंगे। एंजाइम, जिसे हम जैव उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं। जैसे एंजाइम ये जो है जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक, अच्छा, इसका जो श्रवण होता है, ये स्रावित होता है, मतलब यह जीवित कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह जीवित कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अब जीवित कोशिकाओं को अगर मैं थोड़ा और बढ़िया से शब्द यूज करूं तो हम इसे कह सकते हैं कि यह ग्रंथियों और उसमें भी नालिका युक्त ग्रंथियां। कैसी ग्रंथियां? नालिका युक्त ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। नालिका युक्त ग्रंथियों द्वारा यह स्रावित होता है। समझ गए कि नहीं? अब नालिका युक्त ग्रंथियों द्वारा का क्या मतलब है? इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो है, अगर व्यवहार में देखें, अगर इसका व्यवहार देखें, जैसे मान लीजिए कि ये नालिका युक्त ग्रंथियां थी, ये जो स्रावित कर रही हैं वो एंजाइम कर रही हैं। तो एंजाइम का जो व्यवहार होता है यह गोलिकाकार प्रोटीन होता है। यह गोलिकाकार प्रोटीन होता है। और रासायनिक रूप से देखें, रासायनिक रूप अगर देखते हैं इसका, रासायनिक रूप से ये क्या है, तो ये या तो सरल प्रोटीन होगा या तो संयुग्मी प्रोटीन होगा। रूप से यह सरल प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन होता है। सरल प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन होता है। लेकिन एक बात मैं यहां पे बता दूं कि कुछ एंजाइम अप्रोटीन प्रवृत्ति के भी होते हैं। मतलब कुछ एंजाइम अप्रोटीन प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब ये अप्रोटीन प्रवृत्ति के होते हैं कुछ एंजाइम। तो अगर मैं इनको देखूं कि ये किस प्रकार से संगठित हैं, इस बात को अगर हम समझते हैं कि ये जो प्रोटीन है, ये एंजाइम है, ये किस प्रकार से संगठित है, तो देखिए बेटा, एंजाइम में आपका सभी जानते हैं कि ये गोलिकाकार प्रोटीन है। लेकिन कुछ एंजाइमों में पूरा प्रोटीन नहीं होता, कुछ भाग अप्रोटीन होता है। कुछ एंजाइमों में कुछ भाग अप्रोटीन होता है, अप्रोटीन होता है। अच्छा, इस अप्रोटीन भाग को सहकारक बोलते हैं। सहकारक या को फैक्टर।
ये बोलते हैं। अब ये सहकारक दो प्रकार के हो सकते हैं। सहकारक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। एक ये अकार्बनिक सहकारक हो सकते हैं, अकार्बनिक। अच्छा, अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक अगर है ये, तो ये सामान्यतः धातु आयन होते हैं। जो एंजाइम के साथ जोड़कर इसके गुण को निर्धारित करते हैं, निर्धारित करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि इसमें कौन कौन है, जैसे पोटेशियम आयन हो सकता है, सोडियम आयन हो सकता है, कैल्शियम 2+ हो सकता है, मैग्नीशियम 2+ हो सकता है, लोहा हो सकता है, जिंक हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एंजाइम जैसे अलग अलग होते हैं, कैसीन वगैरह प्रोटीन का पार्ट में कभी जुड़ के हो जाता है, फाइब्रिनोजेन है, ब्लड क्लॉटिंग में आपका कैल्शियम थ्रोम्बिन के साथ रिएक्ट करता है, उसका लंबी चेन बनाने में, फाइबर्स क्रिएट करने में कार्य करता है। तो ये अकार्बनिक होगा तो धातु आयन हो सकता है। अगर ये कार्बनिक हुआ तो, कार्बनिक अगर होता है, कार्बनिक माने अप्रोटीन भाग अगर कार्बनिक होता है तो ये दो प्रकार का होगा बेटा। एक होगा सह एंजाइम। अच्छा, सह एंजाइम की खास बात है कि ये प्रोटीन वाले भाग के साथ बहुत दुर्बल आबंध के साथ जुड़ा होता है। सह एंजाइम यह प्रोटीन भाग के साथ दुर्बल आबंध से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। अगर मान लीजिए प्रबल आबंध से जुड़ेगा तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। अगर प्रबल आबंध से जुड़ा होगा तो क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक समूह। यानी जब यह प्रोटीन भाग प्रबल आबंध से जुड़ा होता है, भाग के साथ कहिए प्रबल आबंध से जुड़ा होता है। अब मान लीजिए कि एक कोई ऐसा एंजाइम है जिसमें एक है प्रोटीन भाग और एक है अप्रोटीन भाग, और जो अप्रोटीन भाग है वो कार्बनिक है, आयन नहीं है। क्या है बेटा? कार्बनिक है। अब ये अगर कार्बनिक है तो भाई दो बातें होंगी, या तो ये सह एंजाइम होगा जिसे कोई एंजाइम कहेंगे, या फिर प्रोस्थेटिक होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एंजाइम है, यहां पर एक प्रोटीन भाग हो गया और एक अप्रोटीन भाग हो गया, और ये अप्रोटीन अगर कार्बनिक हुआ, अगर ये कार्बनिक होगा तो या तो ये सह एंजाइम होगा या ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अगर ऐसा है तो इस वाले प्रोटीन भाग को हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। अच्छा, अगर ये एपो एंजाइम है तो इसका ये वाला भाग को क्या कहेंगे? होलो एंजाइम। यानी हॉलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस इसको कोई एंजाइम भी कहते हैं, ये स्थिति बनती है। लेकिन तब जब ये अप्रोटीन भाग कब हो? कार्बनिक हो तो। अकार्बनिक है तो नहीं चलेगा।
अगला अगर हम देखते हैं नामकरण, अगर मैं एंजाइम का नामकरण देखता हूं, अच्छा तो देखिए एंजाइम का नामकरण एकदम सरल है। जो आपका सबस्ट्रेट है ना, जो पदार्थ है, पदार्थ या सबस्ट्रेट, उसी में आपको एज जोड़ना होता है। एज, जैसे मान लीजिए माल्टोज है तो इसका होगा माल्टेज। अगर मान लीजिए कि यूरिया है तो ये हो जाएगा यूरिएज। यूरिएज। अगर ये मान लीजिए कि टाइरोसाइन है, टाइरोसाइन, टाइरोसाइन, तो इसको बोलेंगे टाइरोसाइनेज। अगर मान लीजिए कि एमिल है, एमिल, एमिल माने स्टार्च होता है, तो इसको हम कहेंगे एमाइलेज। तो इस प्रकार से आपका इसका नामकरण होगा। लेकिन ध्यान रहे कुछ अभी भी पारंपरिक नाम है, जैसे पेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को बनाते हैं। ये दोनों प्रोटीन को अल्फा एमिनो अम्ल बना देते हैं, एमिनो अम्ल। लेकिन इसमें आपका जो है ये पारंपरिक नाम है, पारंपरिक नामकरण है ये। तो ये भी अभी कुछ एंजाइमों के लिए माने सर्वमान्य चलता है। अब अगर हम एंजाइम के गुण की बात करें, भाई क्या गुणधर्म होता है, एंजाइम क्या होता है, तो पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि एंजाइम प्रोटीन ज्यादातर होता है या प्रोटीन होता ही है, और प्रोटीन जो होता है सबसे संवेदनशील पदार्थ है। ठीक, यानी अगर इसके गुण की बात करें तो गुण नंबर 1, यह अति सांद्र होता है, सांद्र होता है। अच्छा, अति सांद्र होता है तो इसकी बहुत अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी जैविक अभिक्रिया के लिए इसकी अति अल्प मात्रा आवश्यक है। अच्छा, एक और बात समझिए, ये जो होता है अधिकतम क्रियाशील जो कहते हैं, सक्रिय शारीरिक तापमान में, यानी बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन पर होता है। अच्छा, पीएच इसके लिए जो चाहिए ये आपका लगभग 7 या आप कह सकते हैं 6 से 8 के बीच में चाहिए। अच्छा, यह अति विशिष्ट प्रवृत्ति का होता है, अति विशिष्ट, विशिष्ट प्रवृत्ति का होता है, या बहुत माने विशिष्ट प्रवृत्ति का होता है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपके एंजाइम को की सक्रियता को या तो कम कर देते हैं या तो उसे रोक देते हैं। इसे संदमक कहते हैं। यानी एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? संदमक या पदार्थ, या हम इसे एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं।
अब देखिए इसका हो गया HCN, H2S, CH2। जानते हैं ये ज्यादातर वही पदार्थ है जो जहर यानी विष में इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि सारा शरीर का जो क्रियाकलाप है उसको रोक दें और व्यक्ति की मौत हो जाए, है ना। अच्छा, इसका महत्व अगर देखें, एंजाइम का महत्व, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये, जैसे मान लीजिए किण्वन जो प्रक्रिया होती है ना, किण्वन जिसके द्वारा आपका बियर हो गया, एल्कोहल हो गया आदि का निर्माण होता है, आदि निर्माण में उपयोग होता है। आवश्यक। अच्छा, ये देखिए जैसे पनीर हो गया, पनीर उद्योग हो गया, इसमें हो गया, इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर आप देखें आपका चमड़े को मुलायम करने के लिए पेप्सिन का इस्तेमाल होता है, इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसकी कमी से बीमारियां भी होती हैं, जैसे एक फेनिल कीटोयूरिया बीमारी होती है, मतलब इसकी कमी से व्याधियां भी होती हैं, बीमारियां भी होती हैं, अच्छा, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसका, कि कुछ एंजाइमों का जैसे महत्व है, चार्ट बना हुआ है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया जाए, जैसे माल्टेज है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, सुक्रेज या इन्वर्टेज हो गया, सुक्रेज, इसे इन्वर्टेज भी बोलते हैं आप। इसके बाद यूरिएज हो गया, एमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, है ना। ये सारी चीजें, ट्रिप्सिन हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए न्यूक्लियस क्या होगा, ये न्यूक्लिक अम्ल बनाने में हेल्प करेगा, मतलब डीएनए एंड आरएनए बनाने में करेगा। ट्रिप्सिन क्या होगा, ये प्रोटीन को अल्फा एमिनो अम्ल बना देगा। सेम पेप्सिन भी यही करेगा, ये भी प्रोटीन को अल्फा एमिनो अम्ल बना देगा। यही नहीं, ये एमिलेज है तो यानी स्टार्च को एन ग्लूकोज बना देगा। अगर यूरिया है तो ये आपका CO2 और NH3 बना देगा। अच्छा, ये है मान लीजिए सुक्रीज है तो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना देगा। इसी प्रकार ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गालैक्टोज बना देगा। इसी प्रकार ये जो है माल्टोज को ग्लूकोज बना देगा। ऐसे ही एक है जाइमेज है, ये ग्लूकोज को C2H5OH और CO2 में तोड़ देगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी एंजाइम हैं
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे शरीर में बहुत सारे डाइजेस्टिव फंक्शन को या पाचन की क्रियाओं में बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये पूरे टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करें, ठीक है। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।